नमस्कार। मैं अक्षय गुप्ता एक बार पुनः आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नए उत्साह के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ, सारे लोग लाइव कनेक्ट हो जाओ, आ जाओ सारे लोग। चलिए सारे लोग लाइव आ जाइए, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए सभी। गुड आफ्टरनून, आ जाओ सारे लोग। तो देखिए आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा पार्ट है वो परमाणु की अवधारणा का पार्ट 9। 8 वीडियो आपको दिया जा चुका है, 8 पार्ट आपको दिया जा चुका है और ये 9 पार्ट है, यानी पार्ट 9वां भाग आपको दिया जा रहा है। जो बच्चे नए हैं वो पहले 8 पार्ट देखने के बाद ही ये 9वां पार्ट देखेंगे तो उनको सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर होता हुआ चला जाएगा। आइए जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ। चलिए हाँ, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए कल तक की जो बातें मैंने आपको बताई थी, कल मैंने आपको बताया था किसका परमाणु मॉडल, तो कल मैंने आपको बताया था थॉमसन का परमाणु मॉडल। कल का जो टॉपिक मैंने आपको बताया था वो बताया था क्या, थॉमसन का परमाणु मॉडल। और यहाँ तक आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा भी है, ठीक ना, बहुत अच्छे तरीके से हमने लिख कर भेजा हमारे पास, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। आइए इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और आगे क्या है क्या नहीं उस सब टॉपिक पे हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आ जाइए सारे लोग। चलिए तो आप हिंट डालेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल के गुण, थॉमसन के परमाणु मॉडल के गुण, थॉमसन के परमाणु मॉडल के गुण। हमें गुण पढ़ना है, जो थॉमसन साहब ने परमाणु मॉडल दिया था उसका गुण क्या है, हमें उसी के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो परमाणु हमारा होता है वो क्या होता है बताइए, विद्युत उदासीन होता नहीं होता। क्या परमाणु पर कभी कोई आवेश होता है, बताइए क्या परमाणु पर कभी कोई आवेश होता है? तो आप कहोगे नहीं सर, परमाणु हमारा क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। क्यों विद्युत उदासीन होता है? क्यों? क्योंकि परमाणु में देखिए जितने मात्रा में प्रोटॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन आपका धनावेश होता है, उतनी ही मात्रा में आपके क्या पाए जाते हैं, उतनी ही मात्रा में आपके ऋणावेश भी पाए जाते हैं। यानी जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बताया गया है नहीं बताया गया आपको? जितने प्रोटॉन उतने क्या इलेक्ट्रॉन। और जब जितने प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन, ये सब -2 + 2 मिलकर क्या हुआ, मिलकर 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये दोनों कट जाते हैं और रिजल्ट क्या आ जाता है बताइए, 0 आ जाता है। इसी वजह से परमाणु क्या होता है बताइए, परमाणु उदासीन होता है। समझे कि नहीं समझे? परमाणु में जितनी मात्रा में प्रोटॉन होता है उतनी मात्रा में क्या होता है बताइए, आप कहेंगे सर उतनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इसलिए प्लस माइनस क्या हो गए, कट गए। और कटने के बाद रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया आपका क्या, 0। कहने का क्या मतलब है कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है बताइए, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, आप कहोगे सर परमाणु विद्युत उदासीन होता है। तो परमाणु की विद्युत उदासीन की जो व्याख्या किया था उसको कोई और नहीं, यही थॉमसन साहब ने किया था। समझे ना? यानी परमाणु की विद्युत उदासीन की जो व्याख्या किया था उसको किसने किया था, उसको थॉमसन साहब ने ही किया था। कहने का क्या मतलब है, कहने का यह मतलब है कि थॉमसन का परमाणु मॉडल, आप लिखेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल परमाणु के विद्युत उदासीनता की व्याख्या, परमाणु के विद्युत उदासीनता की व्याख्या, परमाणु की विद्युत उदासीनता की व्याख्या करने में सफल रहा। थॉमसन का परमाणु मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता की व्याख्या करने में क्या रहा, आप कहेंगे सर सफल रहा। बताएं, यहां तक की बातें क्लियर हो गई ना? यानी जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था बच्चों, वो बताइए वो परमाणु की विद्युत उदासीनता की क्या किया, उसने इसकी व्याख्या कर दिया। यानी जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, यानी कि रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आपका 0 आ जाएगा। इसलिए परमाणु क्या हो जाएगा बताइए, परमाणु विद्युत उदासीन हो जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको अच्छी से समझ में आ गई होंगी। बताए क्लियर हुआ? यहां तक का टॉपिक क्लियर हो गया ना?
बहुत आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है, सारा टॉपिक आपको क्लियर होता हुआ चला जाएगा। केमिस्ट्री जैसे आपको 10th में कुछ नहीं लगा था, वैसे इंटर में भी पूरी केमिस्ट्री 11th क्लास आपको कुछ नहीं लगेगी, हमारा आपसे वादा है। और मान लीजिए जो नए बच्चे हैं 11th में जो हमसे नए पढ़ रहे हैं वो लोग भी जो है बिना टेंशन होकर पढ़िए, हमारा आपसे वादा है आपको केमिस्ट्री इतनी ईजी लगेगी कि आप खुद कहेंगे हाँ आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा। आप बिल्कुल परेशान ना होइए केमिस्ट्री के लिए ना, हम केमिस्ट्री खेल खेल में पढ़ाते हैं, साराना अंदाज में पढ़ाते हैं, ठीक ना। हाँ चलिए, हाँ बहुत अच्छी बात है। चलिए अब अगली हेडिंग क्या है, देखिए जैसे क्या होता है, जैसे किसी का गुण होता है वैसे इनका दोष भी होता है। तो थॉमसन हिंट डालेंगे आप लोग, थॉमसन के परमाणु मॉडल के दोष, थॉमसन के परमाणु मॉडल के दोष, थॉमसन के परमाणु मॉडल के दोष। अच्छा, अब इनका दोष क्या था, देखिए इनका जो पहला दोष था वो ये था, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो परमाणु होता है, परमाणु ना तो उत्पन्न होता है, परमाणु ना तो क्या होता है, उत्पन्न होता है, और ना ही क्या, और ना ही नष्ट होता है। यानी परमाणु को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो इनका जो परमाणु मॉडल था वो परमाणु अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। किसकी व्याख्या नहीं कर पाया, परमाणु अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। क्या होता है हम बता रहे हैं, पहले आप लिखेंगे, अब ये कहेंगे कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था वो परमाणु अस्थायित्व की व्याख्या ना कर सका। थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल परमाणु अस्थायित्व की व्याख्या, परमाणु अस्थायित्व की व्याख्या, परमाणु अस्थायित्व की व्याख्या ना कर सका, ना कर सका। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बच्चों ये है कि जैसे वैज्ञानिकों ने इनसे पूछा भैया बताओ कि परमाणु को हम नष्ट क्यों नहीं कर सकते, क्या कारण है कि हम परमाणु को नष्ट नहीं कर सकते, क्या कारण है कि हम परमाणु को खत्म क्यों नहीं कर सकते, तो यही ये नहीं बता पाए। इसके पीछे का जो रीजन था उसको ये नहीं बता पाए, फिर इसका सोल्यूशन रदरफोर्ड साहब ने बताया है, अभी हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन ये इसी को नहीं बता पाए। यही इनका क्या था, यही इनका क्या था बताइए, एक दोष था। टॉपिक ले रहा है, यानी परमाणु को हम खत्म क्यों नहीं कर सकते, क्या कारण है परमाणु को नष्ट नहीं कर सकते, इसी को ये नहीं बता पाए। बताइए क्लियर हुआ यहाँ तक का टॉपिक, यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हुआ ना। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आ गया होगा। बताइए, देखिए चैनल पर जितने बच्चे नए हैं वो प्लीज एक बार चैनल में क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए यहाँ पे लाल लाल सब्सक्राइब बटन आ रहा है, उसी को आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक ना। आप चैनल पे सब्सक्राइब हो जाएंगे और जैसे आप सब्सक्राइब होंगे आपको डेली वीडियो, जैसे हम वीडियो पोस्ट करेंगे लाइव आएंगे, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मान लीजिए हम आपको ग्रुप में ना भी भेजें लिंक उसका, तब भी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो आप सारे लोग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सारे लोगों को क्या कीजिए, ग्रुप में जोड़ते रहिए, बताते रहिए सबको, ठीक ना। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी हमारे लिए सपोर्ट करते रहिए। और मैंने बार बार बताया कि क्लास 10 तो क्लास 12 की भी क्लासेस लगातार चल रही हैं। तो जो भी आपके 10th और 12th के भाई बहन हैं, 10th की क्लास 2 बजे से और 12th की क्लास 4 बजे से लाइव चल रही है। तो जो भी आपके क्लास 10th और 12th के भाई बहन हैं उनको भी बता दीजिए कि वो भी इससे जुड़ जाएं और इसका क्या करें, लाभ उठाएं, ठीक ना। उनको भी बता दीजिए। और जितने नए बच्चे वो सारे लोग हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे 86 87 88 91 77, उनको ग्रुप से तुरंत क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। आइए, तो आप भी सपोर्ट करते रहिए, सबको बताते रहिए जो है, ठीक ना। सबको जोड़ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपकी फिजिक्स की भी क्लास स्टार्ट हो सके, अतुल सर की फिजिक्स की भी क्लास स्टार्ट हो सके। तो जब संख्या आपकी ग्रुप में रहेगी थोड़ी सी, तो उनको वो देखेंगे जब, तो वो भी कहेंगे हाँ बच्चे हैं पढ़ने लायक, इस वजह से वो भी आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आप जान रहे हैं कि अभी अक्टूबर सितंबर अक्टूबर तक कुछ नहीं खुलने वाला है स्कूल कॉलेज आपका, तो पढ़ना आपको है। और जब तक पढ़ेंगे नहीं, अगर आपका 11th नहीं मजबूत है 12th आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा, ये जान लीजिए। क्योंकि 11th और 12th दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, बात समझ में आ रही है ना। और इसी वजह से आप लोगों की पढ़ाई चलती रहे, तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करते रहिए, सबको जोड़ते रहिए ग्रुप में। आइए, तो पहला तो इनका ये दोष था कि ये परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके। दूसरा इनका बताइए क्या दोष था। देखिए दूसरा इनका एक दोष ये है, देखिए ये दोष खाली आप जान लो, अभी क्या है इसके बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ये परमाणु स्पेक्ट्रा की व्याख्या ना कर सका।
थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था वो परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। थॉमसन का परमाणु मॉडल जो था वो परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। स्पेक्ट्रम क्या होता है ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे, इसी मतलब जब आगे अभी हम और स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे परमाणु स्पेक्ट्रम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे क्या होता है। अभी खाली आप ये जान लो कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था वो परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या न कर सका। चलिए क्लियर हुआ यहाँ तक का टॉपिक? यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया ना। तो दो इनका दोस्त था, एक स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए और एक परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या ये नहीं कर पाए। यही इनका दो दोस्त था, जिस वजह से इनका परमाणु मॉडल बताइए क्या हो गया, इनका परमाणु मॉडल फेल हो गया। ठीक ना। चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है नाभिक की खोज। कैसे नाभिक की खोज हुई, हेड डालेंगे सारे लोग, नाभिक की खोज। अरे परमाणु में नाभिक होता है नहीं बीच वाला, तो यही बीच वाले नाभिक की खोज कैसे हुई हमें इसको पढ़ना है। तो हेड डालेंगे सारे लोग, नाभिक की खोज। नाभिक की खोज। देखिए कल रक्षाबंधन का पावन पर्व है, इस वजह से कल आपकी जो क्लास है वो बंद रहेगी, यानी 3 तारीख को आपकी क्लास नहीं चलेगी। ठीक ना, 3 तारीख को आपकी कोचिंग बंद रहेगी। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे 4 तारीख को। बस समझ में आ रहा ना, अभी तो पढ़ा ही रहे हैं, अभी पढ़ाएंगे, मतलब कि कल आपकी कोचिंग नहीं चलेगी और 4 तारीख को पुनः आपकी क्या होगी, कोचिंग चलेगी। और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मैं केवल यही 4 पंक्तियां आपसे कहता हूँ कि बाप का दर्द समझती हैं बेटियां, बाप का दर्द समझती हैं बेटियां, माँ के आंसू को पोंछती हैं बेटियां, भाई के दुखों को जो अपना बना ले, भाई के दुखों को जो अपना बना ले, ऐसे माँ का एक दूसरा अवतार होती हैं बेटियां, ऐसे माँ का एक दूसरा अवतार होती हैं बेटियां, ऐसे माँ का एक दूसरा अवतार होती हैं बेटियां। आइए उसी क्रम में अब हम फिर से कुछ टॉपिक पे आपकी चर्चा करते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं नाभिक की खोज। नाभिक की खोज क्या होता है बहुत आराम से समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। पहले देखिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, रदरफोर्ड। क्या नाम था बताइए, रदरफोर्ड। और इनके 2 शिष्य थे, एक का नाम था गाइगेर, एक का क्या नाम था बताइए, गाइगेर। आप इसको लिखते चले ऐसे। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रदरफोर्ड और उनके 2 शिष्य थे, एक का नाम था गाइगेर और एक का नाम था मार्सडेन। मार्सडेन, गाइगेर और मार्सडेन। गाइगेर मतलब समझ लो विक्रांत को, मार्सडेन मतलब समझ लो रमेश को, समझे ना। हाँ, गाइगेर और मार्सडेन। चलिए यही 2 वैज्ञानिक थे, एक विक्रांत है एक रमेश है। और रदरफोर्ड कौन है, हम हैं, और हमारे ये 2 शिष्य है। ठीक ना। हाँ चलिए देखो, तो आप रदरफोर्ड और उनके 2 शिष्य गाइगर और मार्सडेन तीनों ने मिलकर नाभिक की खोज किया था। इन तीनों ने मिलकर किसकी खोज किया था बताइए, नाभिक की खोज किया था। अब देखिए कैसे किया था इन्होंने इसको। अब देखो, अब पहले ध्यान से समझो इधर सारे लोग। इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने स्वर्ण धातु की पन्नी ली। देखो स्वर्ण पीला होता है इसलिए मैं पीले से लिख रहा हूं। इन्होंने एक स्वर्ण धातु की क्या ली, पन्नी, स्वर्ण धातु की पन्नी। इन्होंने एक स्वर्ण धातु की क्या लिया, पन्नी। ये जो पन्नी है मतलब सोने का जैसे होता नहीं पतला चादर टाइप का सोने का, उसको उन्होंने गोल कर लिया। ठीक ना। और गोल करने के बाद उन्होंने इस पर क्या किया, उन्होंने इस पर अल्फा कण, देखिए एक अल्फा कण बीटा कण होता है, तो इन्होंने क्या किया, इधर से अल्फा कणों को गुजारा। आप क्या कहेंगे, देखिए आप ये कहेंगे कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड और उनके 2 शिष्य गाइगर और मार्सडेन ने किया। उनके 2 शिष्य गाइगर और मार्सडेन ने किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने एक स्वर्ण धातु की पन्नी ली। उन्होंने क्या किया, एक स्वर्ण धातु की पन्नी ली और इस स्वर्ण धातु की पन्नी पर किसका प्रकीर्णन कराया। आप कहोगे सर इस स्वर्ण धातु की पन्नी पर उन्होंने अल्फा कणों को गुजारा। प्रकीर्णन मतलब होता फैलाना। जैसे आप टॉर्च यहाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप टॉर्च लीजिए, तो टॉर्च लेकर जब आप फैलाओगे तो प्रकाश फैलेगा नहीं फैलेगा। तो वही चीज इन्होंने क्या किया, स्वर्ण धातु की पन्नी ली और उस स्वर्ण धातु की पन्नी पर अल्फा कणों का क्या कराया बताइए, प्रकीर्णन कराया।
अच्छा, जैसे ही उन्होंने इसको कराया तो देखिए क्या होता है। आप इधर देखेंगे, जैसे ही उन्होंने इस चीज को कराया तो देखिए क्या होता है। जैसे ही इन्होंने इधर से अल्फा कणों को गुजारा तो देखिए क्या होता है। कुछ अल्फा कण क्या हो गए, कुछ अल्फा कण सीधी रेखा में चले गए, यानी कुछ अल्फा कण सीधे सीधे क्या होते हुए चले गए, चुपचाप सीधे सीधे होते चले गए, ठीक ना। लेकिन उसी क्रम में क्या हुआ, कुछ अल्फा कण यहाँ से मुड़ गए वापस, कुछ अल्फा कण वापस मुड़ते हुए उसी दिशा में चले गए, जिसे जिधर से गुजार रहे थे उधर से ही कुछ अल्फा कण क्या हो गए बताइए, उसी दिशा में वापस लौटकर चले गए। बस इनमें आ रहा नहीं आ रहा है। आप इसको ऐसे बनाएंगे, देखिए जैसे मान लीजिए हम रे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, आप इसको 4 मान लीजिए, एक को 5 मान लीजिए, एक को 6, एक को 7, एक को 8, ये किरण है, ठीक ना। कहने का क्या मतलब है कि जैसे उन्होंने स्वर्ण धातु की पन्नी लिया और उस स्वर्ण धातु की पन्नी पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन कराया, यानी अल्फा कणों को फैलाया, तो क्या हुआ, कुछ अल्फा कण क्या हुए, यानी कुछ अल्फा कण सीधी रेखा में चले गए। कुछ अल्फा कण क्या हुए बताइए, कुछ अल्फा कण सीधी रेखा में चले गए, लेकिन कुछ अल्फा कण क्या हुए, उसी दिशा में पुनः वापस लौट गए, उसी दिशा में पुनः परावर्तित होकर क्या हो गए, वापस लौट गए। बस में आया नहीं आया। पहले इतना इतिहास आप लिखिए। आप लिखिए सन 1911 ईस्वी में वैज्ञानिक रदरफोर्ड तथा उनके दो शिष्य गाइगेर और मार्शडेन ने स्वर्ण धातु की पन्नी पर किसका प्रकीर्णन, आप लिखेंगे स्वर्ण धातु की पन्नी पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन कराया, और इसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाला। अब इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसको जल्दी से बना लीजिए। आप इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको जल्दी से बना लीजिए। देखिए रे में जैसे हमने बनाया है, थोड़ा सा रंग बिरंगा बनाएंगे जिससे देखने में अच्छा लगे। गोला थोड़ा सा गोल बनाएंगे, हमारा मान लीजिए गोल नहीं है तो आप थोड़ा सा गोल बनाएंगे, और ये सब थोड़ा सा साफ बनाएंगे आप, है ना। जैसे जो मुड़ा है उसको थोड़ा सा साफ मोड़ेंगे और कुछ निष्कर्ष निकाला। देखिए पहला निष्कर्ष लिखेंगे। पहला मैंने क्या बताया, पहला ये था कि कुछ अल्फा कण क्या हो जा रहे थे, कुछ अल्फा कण सीधी रेखा में चले जा रहे थे। तो आप लिखेंगे कुछ अल्फा कण धातु की पन्नी को भेद कर, कुछ अल्फा कण धातु की पन्नी को भेद कर सीधी रेखा में चले जा रहे थे, सीधी रेखा में चले जा रहे थे। अच्छा आप बताओ, हमें एक बात बताओ आप, अब हमें ये बताइए, जैसे अगर मान लीजिए ये सीधी रेखा में चले जा रहे हैं तो क्या बीच में यहाँ पे कोई रुकावट है, बताइए, क्या बीच में यहाँ पे कोई इनको रुकावट कर रहा है? आप कहोगे नहीं सर, यहाँ पे इनको कोई रुकावट नहीं है। ये बीच वाला स्थान तब क्या हो गया बताइए, ये बीच वाला स्थान क्या है, रिक्त है। अरे भाई जब सीधी रेखा में चले जा रहे हैं इसका मतलब कुछ रुकावट नहीं है, तभी तो सीधी रेखा में चले जा रहे हैं। फिर लिखेंगे सीधी रेखा में चले जा रहे हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, रिक्त है। अच्छा अब दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या है, दूसरा ये है कि कुछ अल्फा कण देखिए मुड़ जा रहे हैं, कुछ अल्फा कण क्या हो जा रहे हैं, मुड़ जा रहे हैं। तो मुड़ जा रहे थे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि वहां पे कुछ भाग है, ऐसा मजबूत भाग है जिससे कोई किरण टकराया, यानी जिससे कोई किरण क्या हुआ, टकराया, और टकरा कर क्या हो गए, टकरा कर पुनः क्या हो जा रहे हैं, वापस हो जा रहे हैं। हुआ ना। तो लिखेंगे दूसरा नंबर लिखेंगे, लिखिए कुछ अल्फा कण 90 अंश
कुछ अल्फा कण 90 अंश या इससे अधिक कोण से विक्षेपित हो जाते हैं, कोण से विक्षेपित हो जाते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु में एक दृढ़ भाग होता है, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु में एक दृढ़ भाग होता है, दृढ़ मतलब मजबूत, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु में एक दृढ़ भाग होता है, परमाणु में एक दृढ़ भाग होता है। अब क्या लिखेंगे, देखिए फिगर बनाने के बाद फिगर आप बना लीजिएगा। फिर देखिए इसका ये मतलब निकला कि जो परमाणु का समस्त भार है, ये परमाणु है ना, इस परमाणु का समस्त द्रव्यमान, यानी ये जो परमाणु है इसका समस्त द्रव्यमान, इसका समस्त भार, परमाणु का समस्त द्रव्यमान इसके केंद्र में होता है। इसके कहाँ होता है? इसके केंद्र में होता है। और इसी केंद्र को ही हम कहते हैं परमाणु का नाभिक। इसी केंद्र को ही हम क्या कहते हैं बताइए? आप कहोगे सर इसी केंद्र को हम कहते हैं परमाणु का नाभिक। बात समझ में आ गई ना? आप लिखेंगे, आप क्या कहेंगे? आप लिखेंगे कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान, परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश, क्योंकि नाभि में क्या पाया जाता है आपका? आप कहोगे सर नाभि में हमारा प्रोटॉन पाया जाता है। नाभि में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन क्या होता है? धनावेश होता है कि नहीं होता? बताओ, प्रोटॉन धनावेश होता है ना। तो आप लिखोगे परमाणु का समस्त द्रव्यमान, परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश इसके केंद्र में, इसके कहां पर? इसके केंद्र में स्थित होता है, इसके केंद्र में स्थित होता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं, जिसे परमाणु का क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, जिसे परमाणु का क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। आप इसको लिखना कि आपका क्या है बताइए? नाभिक है। और फिर लिखिएगा कि इसी नाभिक में हमारा समस्त धनावेश रहेगा और हमारा क्या रहेगा? समस्त द्रव्यमान स्थित रहता है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। बस समझ आई? एक बार फिर से देखिए, कंक्लूजन में निकाल दे रहा हूँ कि नाभिक की खोज किसने किया बताइए? रदरफोर्ड ने किया। और इसके दो शिष्य थे, गाइगर और मर्डे ने किया। उन्होंने इसके लिए सोने की एक पन्नी ली और इस सोने की पन्नी पर अल्फा कणों का क्या कराया? अल्फा कणों का क्या कराया? प्रकीर्णन कराया। इससे ये निष्कर्ष निकला कि कुछ अल्फा कण सीधी रेखा में चले गए और कुछ अल्फा कण क्या हो गए? 90 अंश से मुड़ गए, जिससे हमें यह पता चला कि परमाणु का जो समस्त भार है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान है और परमाणु का समस्त धनावेश है, वो कहाँ स्थित है? वो परमाणु के एक केंद्र में स्थित होता है, परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बताइए? जिसे हम परमाणु का नाभिक कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा सारा टॉपिक क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ। देखिए कल का हम कमेंट आपको दिखा दें। कल का कमेंट देखिए, रमेश चौरसिया का बहुत अच्छा कमेंट था कि तरस गए आपको देखने के लिए, दिल फिर भी आपकी दुआ करता है। ठीक है, तरस गए आपको देखने के लिए, दिल फिर भी आपकी दुआ करता है। हमसे अच्छा आपके घर का आईना है, कम से कम आपको देख तो लिया करता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रमेश चौरसिया जी, बहुत बेहतरीन शायरी आपका है। हाँ, और ये देखिए, ये जो है श्वेता श्रीवास्तव जी हैं, इनके पिताजी का मतलब पिताजी का मोबाइल से देखती है तो उन्हीं की आईडी से है ये श्वेता श्रीवास्तव जी का कमेंट है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप सभी का धन्यवाद जो है, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को क्या कर लेंगे बताइए? वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आप लोग भी जोड़ते रहिए, सबको बताते रहिए, जिससे हम आपकी क्लास और सुचारू रूप से चल सके। केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स की भी आपकी क्लास स्टार्ट हो सके। ठीक ना? हाँ, अच्छे से आप अच्छे बच्चों की तरफ पढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए नई शिक्षा नीति आ गई है और इस नई शिक्षा नीति में आगे की जो राह है वो बहुत कठिन हो गई है। नई शिक्षा नीति में आगे की जो राह है वो बहुत कठिन होती चली गई है, क्योंकि इसमें बदलाव बहुत है। सिलेबस, पेपर, पैटर्न सब कुछ अलग तरीके से है। कहने का मतलब क्या है कि उन्हीं बच्चों को लेना है, उन्हीं बच्चों को जो है चूज करना है सर्विस में, जो बच्चे पढ़ने में सबसे बेस्ट हों।
अच्छे नहीं, सबसे बेस्ट क्वालिटी के बच्चों को लेना है उन्हें, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि बस खाली हवा हवाई में पढ़ना है, नहीं। और देखिए 10th में अब आपको मान लीजिए बोर्ड एग्जाम नहीं होता है, जैसे 10th में बोर्ड एग्जाम करें नहीं होगा, तो क्या होगा, आपका सेमेस्टर वाइज 10th 11th 12th ये एक सेमेस्टर वाइज होगा, और इस सेमेस्टर में जो है सारा मिक्सअप होकर आपका 12th में एग्जाम होगा। कहने का ये मतलब है आगे की जो पढ़ाई एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि 10th में बोर्ड एग्जाम नहीं होने वाला है, तो क्या करेंगे अब इसको सेमेस्टर वाइज बांट रहे हैं, ठीक ना। तो सेमेस्टर वाइज क्या होगा, 11th का जो नंबर होगा सेमेस्टर, उसको 12th में ले जाकर ऐड करेंगे। कुछ इस तरीके का सिस्टम नई शिक्षा नीति में होने वाला है, आगे आपको मिलेगा। तो आपको मेहनत करके 11th पढ़ना है, ये जान लीजिए, आपको बहुत मेहनत करना है, क्योंकि 11th का जो मान लीजिए सेमेस्टर होगा पेपर, जैसे 2 सेमेस्टर में पेपर हुआ, इसको क्या करेंगे 12th में ऐड करेंगे, और 12th में ले जाकर ये जो सेमेस्टर का आपका रिजल्ट है उसको ऐड किया जाएगा। ये 12th आपका मान लीजिए यहीं पे, 11th मान लीजिए आपका यहीं पेपर होता है, लेकिन इसका सेमेस्टर 12th में ऐड होगा आपका। तो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आपको पढ़ना, मेहनत करके पढ़ना, ये जान लीजिए आपके साथ जो है। फिलहाल आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, हम आपको खेल खेल में ही सारी चीज़ें बता देंगे। जैसे आपको केमिस्ट्री आसान लग रही है वैसे ही आसान लगेगी, और यकीन मानिए केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स भी आपको बहुत आसान लगेगी। बस सतुल सर जल्दी क्लास हम लोगों की अटेंड करेंगे, बस थोड़ा सा ग्रुप में, जैसे वो डेली ग्रुप देखते रहते हैं, कहते हैं यार थोड़ा सा बच्चे और हो जाए ग्रुप में, तो ग्रुप में सबको ऐड कर लीजिए, और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, जिससे आपकी फिजिक्स की भी क्लास स्टार्ट हो सके। चलिए, और देखिए कल आपकी कोचिंग 3 तारीख को बंद रहेगी, 4 तारीख से फिर से इसी टाइम 3 बजे ही आपको फिर से मुलाकात हमारी आपकी लाइव क्लास के रूम में होगी। बात समझ में आ रहा है ना? बस खाली यही 4 पंक्तियां आपसे कहना चाहता हूँ कि मेहंदी कुमकुम रोली का प्यार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का प्यार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का त्योहार नहीं होता, उसका घर एकदम सूना सूना होता है, उसका घर एकदम सूना सूना होता है, जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता, जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज की हम क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे 4 तारीख को एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।